दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ट्रैक्टर के अगले पहिए छोटे क्यों होते हैं? या फिर ये कि पत्नी सुहागरात में पति को दूध क्यों पिलाती है? नहीं तो ये तो जानते होंगे कि हाथों की लकीरें कैसे बनती है। अगर नहीं जानते तो बने रहिए फैक्ट ट्रैक इन हिंदी के साथ इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए। आइए जानते हैं। फैक्ट नंबर 1, ट्रैक्टर के पिछले पहिए बड़े क्यों होते हैं? ट्रैक्टर ट्रैक्शन शब्द से बना है, जिसका अर्थ है खींचना। पहले इसका टेक्नोलॉजी का फंडा समझिए, तब आपको ट्रैक्टर के पिछले पहिए के बड़े होने की रियलिटी समझ में आएगी। आमतौर पर लोगों में बड़ी गलतफहमी है कि ट्रैक्टर का इंजन बहुत शक्तिशाली होता है, पर ऐसी बात नहीं है। एक आम कार का इंजन ज्यादातर ट्रैक्टर के इंजन से ज्यादा पावरफुल होता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। इसके लिए हम बैलेनो कार की जॉन डियर के ट्रैक्टर मॉडल 5055E से कंपैरिजन करेंगे। अगर इंजन हॉर्स पावर की बात करें तो बैलेनो में 90, ट्रैक्टर में 55, टार्क बैलेनो में 130, ट्रैक्टर में 165, आरपीएम बैलेनो में 4000, ट्रैक्टर में 2400, स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा बैलेनो में 185, ट्रैक्टर में 38। इस कंपैरिजन से हम देखते हैं कि ट्रैक्टर की शक्ति कार के इंजन का मात्र 33% है, पर टार्क यानी पहिया घुमाने या फिर खींचने की क्षमता कार से 1.5 गुना ज्यादा है। ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रैक्टर अपनी स्पीड की क्षमता गंवाकर ज्यादा ट्रैक्शन या टार्क पैदा करता है। अब जानते हैं पिछले पहिए के बड़े लगने का कारण। पहला है स्थिरता, यानी कि स्टेबिलिटी बनाने के लिए हम ट्रैक्टर की पिछली साइड से ज्यादा काम लेते हैं। अधिकतर मशीन और ट्रॉली से वजन ढोने के काम ट्रैक्टर के पिछले हिस्से से किए जाते हैं, ताकि ज्यादातर वजन पिछले हिस्सों पर पड़ता है। ऐसे में ट्रैक्टर के जमीन में धंसने का डर होता है। ट्रैक्टर के पिछले पहिए बड़े होने के कारण ट्रैक्टर स्टेबल बना रहता है। ग्रिप या ट्रैक्शन बनाने के लिए ट्रैक्टर ज्यादातर कीचड़ मिट्टी में काम करते हैं। आपने कार या बाइक चलाते हुए ये अनुभव किया होगा कि कार कीचड़ में फिसलती या कभी कभी फंस जाती है। बड़े टायर में अच्छी पकड़ होती है और बड़े टायर लगाने से टायर कीचड़ में धंसता नहीं है। इसी फिसलन को रोकने के लिए ट्रैक्टर में ग्रिप बनाई जाती है। अगले पहिए छोटे लगने से ट्रैक्टर को मोड़ पर घुमाने में आसानी होती है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि ट्रैक्टर को अलग तरीके के काम जैसे जोतना, बोना और फसल काटने के लिए बहुत तेजी से घूमना पड़ता है। इसलिए अगले टायर जितने हल्के होंगे उसे घुमाने में उतनी आसानी होगी। फैक्ट नंबर 2, खर्राटे आने के पीछे क्या वैज्ञानिक कारण है? अधिकतर लोग मानते हैं कि ज्यादातर थकान होने के कारण खर्राटे आते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। सोते समय सांस लेने के दौरान सांस लेने में रुकावट होने के कारण खर्राटे आते हैं। पहले थोड़ा ध्यान से समझिए। हमारे गले के बीच में लटक रहे टिश्यूज को अंग्रेजी में यूवुला टिश्यू या हिंदी में तालुआ कहते हैं। यूवुला का आकार ज्यादा बढ़ने से नाक से गले में खुलने वाला रास्ता बंद हो जाता है या ज्यादा सिकुड़ जाता है और सांस पास होने की जगह बहुत कम रह जाती है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो जगह कम मिलने के कारण सांस की हवा के संपर्क में आकर यूवुला में थरथराहट यानी वाइब्रेशन होता है, जिसे खर्राटे कहते हैं। यूवुला टिश्यू गले और जीभ की मांसपेशियां कमजोर होने के कारण लटकने लगता है। ऐसे में सांस लेने के रास्ते में रुकावट आ जाती है। ऐसा अधिक अल्कोहल या नींद की गोलियां लेने के कारण होता है। साथ ही उम्र के बढ़ने से भी मांसपेशियों पर फर्क पड़ता है और मांसपेशी ढीली पड़ जाती है। अक्सर मोटापा बढ़ने से गले के टिश्यूज का आकार बढ़ जाता है या गर्दन पर ज्यादा मांस लटकने लगता है। लेटते वक्त एक्स्ट्रा मांस के कारण सांस की नली दब जाती है और सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। नाक के अंदर निकले छोटे छोटे कणों के कारण भी वायु मार्ग में रुकावट आ सकती है। फैक्ट नंबर 3, जुड़वा बच्चे पैदा होने के पीछे क्या वैज्ञानिक कारण है? जुड़वा बच्चे 2 तरह के होते हैं। नंबर 1 डाइजाइगोटिक, नंबर 2 मोनोजाइगोटिक। पहले डाइजाइगोटिक को समझते हैं। मतलब कि ऐसे जुड़वा बच्चे जो 2 अलग अलग अंडों से जन्मे हों। फीमेल में 2 अंडाशय यानी ओवरी होती है, जिनको दाया अंडाशय और बाया अंडाशय कहते हैं। अंडाशय हर महीने एक नए अंडे का निर्माण करता है, यानी एक बार दाया अंडाशय और एक बार बाया अंडाशय अंडे का निर्माण करते हैं। अब अगर किसी कारणवश दोनों ही अंडाशय एक एक अंडे का निर्माण कर दे और इस दौरान आप सेक्स कर लें, तो आदमी का स्पर्म इन दोनों अंडों को निषेचित यानी फर्टिलाइज कर देता है। चूंकि ये दोनों अलग अलग अंडे से बने हैं, तो ये दोनों का डीएनए भी अलग अलग होगा, इसलिए दोनों जुड़वा बच्चे अलग अलग दिखाई देंगे। मतलब उनकी नाक, नक्श, कद काठी एक दूसरे से अलग अलग होंगी। ऐसे जुड़वा बच्चे लड़का लड़की दोनों भी हो सकते हैं। मोनोजाइगोटिक मतलब ऐसे जुड़वा बच्चे जो एक ही अंडे से जन्मे हो। ये तब होता है जब अंडा निषेचित फर्टिलाइज्ड होने के बाद किसी कारणवश 2 अलग अलग भागों में बढ़ जाए।
इसमें दोनों जुड़वा बच्चों का निर्माण एक ही अंड और एक ही शुक्राणु से हुआ होता है और इन दोनों का डीएनए भी समान होगा। और अगर डीएनए समान है तो इनके नाक, नक्श, कद, काठी भी एक जैसे होंगे। यहाँ तक कि इनके उंगलियों के फिंगरप्रिंट भी एक समान होंगे। ये दोनों लड़के ही होते हैं और दोनों लड़की भी। फैक्ट नंबर 4, एक गोत्र में शादी क्यों नहीं करनी चाहिए? हमारी भारतीय संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक ही गोत्र या कुल में विवाह करना पूरी तरह वर्जित है। विज्ञान कहता है कि एक ही गोत्र में शादी करने का सीधा असर संतान पर ही पड़ता है। एक ही गांव या कुल में विवाह होने पर संतान वंशानुगत रोग या दोष के साथ पैदा होती है। जैसे आपने सुना होगा कि अगर कोई व्यक्ति गंजा होता है, वो गंजापन उसके पिता और दादा में भी होता है और इसी तरीके से बीमारी अगली पीढ़ी में जीन्स के माध्यम से ट्रांसफर होती है। सिर्फ यही नहीं, एक ही कुल में शादी करने वाले लोगों की संतानों में एक सी विचारधारा, पसंद, व्यवहार में कोई नयापन नहीं होता। साथ ही ऐसे बच्चे कम क्रिएटिव होते हैं। कई रिसर्च में यह भी सामने आया कि अधिकांश एक ही गोत्र में शादी करने वालों की संतान मानसिक रूप से विकलांग, नेगेटिव सोच वाले, अपंगता और गंभीर रोगों के साथ जन्म लेते हैं। इसलिए एक गोत्र में शादी नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा डिस्कवरी चैनल पर जेनेटिक रोगों के विषय में अमेरिकी वैज्ञानिकों ने कहा है कि जेनेटिक्स बीमारी ना हो, इसके लिए एक ही उपाय है और वो है सेपरेशन ऑफ जीन्स, मतलब गुणसूत्रों का विभाजन। अपने नजदीकी रिश्तेदारों में विवाह नहीं करना चाहिए क्योंकि नजदीकी रिश्तेदारों में जीन्स सेपरेट गुणसूत्रों का विभाजन नहीं हो पाता और जीन्स से जुड़ी बीमारियां जैसे हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस और एल्बिनिज्म होने की 100% संभावनाएं होती है। इससे पता चलता है कि हिंदू धर्म डीएनए जैसी चीजों के बारे में हजारों वर्षों पहले जान चुका था। फैक्ट नंबर 5, पत्नी सुहागरात में पति को दूध क्यों पिलाती है? सुहागरात शादी की पहली रात होती है जब पति पत्नी के रिश्ते की शुरुआत होती है। दूध को शास्त्रों में पवित्र माना गया है, इसलिए शादी के बंधन की पवित्रता को पहली रात दूध देने की रस्म से मनाया जाता है। लेकिन इस दूध को पिलाने की इसकी सही जानकारी लोगों को नहीं होती, इसलिए कुछ स्पेशल तरीके से तैयार किया जाता है। दरअसल सुहागरात के दिन दिए जाने वाले दूध में कई चीजें जैसे हल्दी, सौंफ, काली मिर्च पाउडर, बादाम, केसर और चीनी डाली जाती है। इन सब चीजों को दूध में मिलाकर उबाला जाता है और यही गर्म दूध दूल्हे को दिया जाता है। इस दूध में बादाम एवं शहद डाला जाता है जिससे पुरुष की यौन इच्छा बढ़ती है, जिससे संभोग का अनुभव कई गुना मजेदार हो जाता है और साथ ही रोमांटिक एहसास भी जगाने में मदद करता है। जो दूध दूल्हे को दिया जाता है उसमें काली मिर्च और बादाम मिलाए जाते हैं। इन सब चीजों को मिलाकर जब दूध उबाला जाता है तो इससे ऐसे कुछ तत्व निकलते हैं जो सेक्स बढ़ाने में मददगार होते हैं। साथ ही रोज इस तरह का दूध पीने से सेक्स लाइफ और स्पर्म काउंट में इजाफा होता है। दूध में प्रोटीन होता है जिसमें टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन नामक 2 सेक्स हार्मोन जो कामेच्छा को बढ़ाने में सहायक होते हैं। दूध पीने से घबराहट कम होती है और जोश भी आ जाता है जो सुहागरात में वर वधू के बीच सहजता बढ़ाने में मदद करता है। दूध में मिले केसर की खुशबू से खुशी महसूस करवाने वाले हार्मोन्स शरीर में अधिक मात्रा में निकलने लगते हैं जिससे मूड बेहतर हो जाता है, इसलिए रात को दूध पीने का रिवाज चलते आ रहा है। फैक्ट नंबर 6, हाथ की लकीरें कब बनती है? सबसे दिलचस्प प्रश्न है, आखिरकार हाथ की रेखाएं बनती कैसे हैं? जब ये बनती हैं तो इनका आकार कौन निश्चित करता है? इन सभी प्रश्नों का जवाब हस्तरेखा के अलावा मेडिकल साइंस द्वारा काफी सटीक रूप से प्रदान किया गया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जिस प्रकार से एक शिशु के शारीरिक अंग मां के गर्भ में रूप लेना आरंभ करते हैं, ठीक उसी प्रकार से उसकी हस्तरेखाएं भी आकार लेने लगती हैं। गर्भावस्था में शिशु की मुट्ठियां बंधी होती है। इस अवस्था में रक्त दबाव से सलवटें पड़ जाती है जिन्हें हम हाथ की रेखाएं कहते हैं। चूंकि हाथ की हथेली और पैरों के तलवे की त्वचा सख्त होती है, इसलिए ये रेखाएं उन पर साफ साफ दिखती हैं। डॉक्टर्स का मानना है कि हथेली पर मुख्य रेखाएं 2.5 से 3 महीने के गर्भ में ही बन जाती हैं। इसका अर्थ है शिशु की अहम रेखाएं जैसे हृदय रेखा, जीवन रेखा, भविष्य रेखा आदि गर्भ में 3रे महीने तक बन जाती है। लेकिन सूक्ष्म रेखाएं जिन्हें मेडिकल साइंस की दुनिया में फिंगरप्रिंट्स के नाम से जाना जाता है, जो हमारी उंगलियों पर बनी होती है, वो गर्भ में 6 महीने पूरे होते होते बन जाती हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।